नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम की हमारी आज के श्रृंखला में। दर्शकों, आज की नारी घर रूपी मंदिर से बाहर निकलकर विश्व पटल पर अपना नाम लिख रही है और ये हमारी कार्य क्षमता का द्योतक ही तो है, जो सबसे कमज़ोर समझे जाने वाली हम महिलाएं आज सबसे कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं। आज की आधुनिक नारी एक डॉक्टर भी है और एक इंजीनियर भी। वो कहीं शिक्षिका है तो कहीं ऊर्जा से ओतप्रोत एक खिलाड़ी भी। और आज की गृहिणियाँ केवल गृहिणियाँ नहीं हैं, अब वो कुशल गृहिणियाँ बन गई हैं, जिन पर परिवार के मुखिया यानी कि पुरुष आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और उन्हें परिवार की तमाम छोटी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं। हम भारतीय महिलाएं हैं जनाब, ऊर्जा से लबरेज, दूरदर्शिता, जीवंत उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ती हैं और जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करना भी जानती हैं। हम अपने स्वतंत्र चरित्र के निर्माण के लिए और इसके संरक्षण के लिए हमें स्वावलंबी बनना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। और ऐसी ही अपार शक्ति और ज्ञान के भंडार हैं हमारे आज के आमंत्रित दो नारी शक्तियाँ। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले है मेरे साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आसना में व्याख्याता के पद पर पदस्थ अनुपा दास जी। दर्शकों, अनुपा जी ने वर्ष 2020 में कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में अद्भुत खेल खेला और आपने अपने नाम पूरे 1 करोड़ की धनराशि की। इस तरह आप बन गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला जिन्होंने 1 करोड़ की धनराशि जीती है। वहीं मेरे साथ हैं बस्तर की एक और होनहार बेटी, जिन्हें हम छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला पर्वतारोही के नाम से जानते हैं। आप हैं नैना सिंह धागड़ जी। आपने विश्व की 2 ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहेत से फतह करने वाली आप भारत की प्रथम महिला बनी। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और सर्वप्रथम दूरदर्शन परिवार की ओर से आपको इस भागीरथ सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत आभार। तो चलिए अब कार्यक्रम के विषय की ओर बढ़ते हैं और मैं सबसे पहला प्रश्न अनुपा जी आपसे ही जानना चाहूँगी कि हम नारी शक्ति के विभिन्न आयाम देख रहे हैं। ऐसे में राष्ट्र के निर्माण में आपका दृष्टिकोण क्या है कि एक महिला किस प्रकार से भूमिका निभाती है? जब हम स्वतंत्रता संग्राम से ही बात करें या पूर्वकालिक समय को लें तो महिलाओं की स्थिति को आप नकार नहीं सकते, उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजनीतिक हो, चाहे आपके घर के आसपास कई जगहों पे, चाहे एक शिक्षिका के तौर पे जैसे मैं कार्यरत हूँ, आप एक एंकर के तौर पे हैं, नैना ने अपने फील्ड में काम किया। प्रत्येक फील्ड में आपको पुरुष के समक्ष एक महिला खड़ी हुई नजर आएगी। और मुझे ये लगता है आज के इस समाज तक पहुँचने में हमने बहुत लंबी यात्रा की है और वो यात्रा यदि हम कहें तो वो पौराणिक समय से ही आते आई है। आज हम देवी की पूजा करते हैं, या हमारे बस्तर में हम प्रफुल्ल कुमारी देवी का नाम सुनते हैं जो राजा की माता थी, एकमात्र शासिका थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम किसी फील्ड में पीछे नहीं हैं। और आज के समय में शायद हमारे लिए और ज़्यादा चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना भी हम बहुत आसानी से कर पा रहे हैं। आज की शिक्षा पद्धति हो, चाहे हमारे आसपास का सामाजिक माहौल हो, उसने हमें बहुत सपोर्ट भी किया है। इसी कारण हम वो काम कर पा रहे हैं जिसको शायद आज से 40 या 50 साल पहले करने में हमारे मन में थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। अब वो हिचकिचाहट बिल्कुल भी नहीं है। जी, बहुत शानदार कहा आपने। यही जो 2 ज्वलंत उदाहरण आप हमारे सामने बैठे हैं, यही इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद वो आज हर क्षेत्र में सफल है। तो इसी प्रश्न में नैना जी मैं आपका भी दृष्टिकोण जानना चाहूंगी कि आप एक स्त्री को राष्ट्र के विकास में कहाँ देखती हैं? एक्चुअल में राष्ट्र का जो निर्माण है वो एक स्त्री ही है। जो स्तंभ जो होता है वो एक स्त्री है। ये कहते हैं बॉडी को अगर चलाना है तो एक रीढ़ की हड्डी जो हमें मजबूत करती है। तो मेरा मानना है कि समाज ही नहीं, पूरे राष्ट्र में एक स्त्री का दबदबा है और होना भी चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में, एक वाइफ के रूप में, मतलब हर एक कैरेक्टर में जो स्त्री निभाती है वो एक्चुअल में निर्माण कार्य ही कर रही है, जो पूरे समाज को लेके चलती है। मतलब उसे ये नहीं पता होता है कि सुबह से शाम कब होता है, उसे ये पता है कि अपना कर्तव्य निर्वाह कर रही होती है और बिल्कुल अचेत मन रहती है। बिल्कुल उसको ये खुद के लिए कहना चाहिए, सोच नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, नीडेड नहीं होती, वो सक्षम होती हैं। तो राष्ट्र के निर्माण में स्त्री का बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये भूमिका जो है, जैसा कि आपने कहा कि एक परिवार से शुरू हो जाती है, वो परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में ऐसा मग्न हो जाती है कि उसे खुद की भी आवश्यकताओं का ख्याल नहीं रहता। और इस प्रकार परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर देश, इस तरह से वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। अनुपा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आप एक शिक्षिका हैं
बालिकाओं से आपका रोज का भेंट है, ऐसे में आप बालिकाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति बस्तर में किस तरह देखती हैं? हाँ, आज यदि बस्तर की परिकल्पना बताऊं तो ऐसे देखें तो आदिवासी समाज है, बहुलता है उनकी जी। और मुझे लगता है हमारे जो सामान्य लोगों के परिवार से इतर आदिवासी समाज में महिलाओं को ज़्यादा अच्छी स्थिति प्राप्त है जी। उन वहाँ पर उनकी स्थिति हमसे भी शायद ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए वो अपने घरों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही हैं। पुरुष शायद थोड़े पीछे हो जाते होंगे उनके समाज में, पर महिलाएं बिल्कुल अब सामने आ रही हैं और यही कारण है कि बालिका शिक्षा को वो बढ़ावा दे रही हैं। मेरे स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि बालिकाओं को उनकी मम्मी मतलब मदर लेके आती हैं, तो कई बार हम पूछते हैं आपके पापा कहाँ हैं, तो पता चलता है कि नहीं, वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि अपनी बच्ची को वो अप्रोच कर सके, आगे बढ़ा सके। तो माओं का इस तरह से एक वो समाज जिसको हम बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, उनकी माताएं यदि बाहर निकल के अपनी बच्चियों के लिए निकल रही हैं तो वो समाज कितना आगे होगा। तो बस्तर के विकास में मुझे लगता है ये जो तत्परता है, जिस प्रकार से वो दिखा रही है, इसी तत्परता के कारण ही आज ये बस्तर यहाँ तक पहुँचा है। और बदलता बस्तर की जो बदलता बस्तर है ये, जहाँ इस बिल्कुल परिकल्पना में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल के दिन में हो सकता है हम आगे और इससे भी आगे हम बढ़ता हुआ देखेंगे। आज देखिए कई फील्ड हैं जिसमें अभी आप जब बोल रही थी डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, सिर्फ वही फील्ड नहीं है, उससे इतर भी कई फील्ड होंगी जिसमें आज रिसर्च फेलोशिप कर रही हैं या अकेले कहीं बाहर जाके पढ़ना होता है तो बच्चियों को हम छोड़ पा रहे हैं। वो सब माहौल के कारण ही है। तो बस्तर की बेटियां भी पीछे नहीं हैं, कभी रायपुर चली जाती हैं, पेरेंट्स उतना उन पर विश्वास कर रहे हैं। तो पहला माँ अपनी बेटियों पर विश्वास करती है तभी तो उनको घर से बाहर निकलने दे रही हैं। तो ये बस्तर का बदलता परिवेश है जिसके कारण ये सब चीज हो पा रहा है और बस्तर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। अब नैना जी, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगी। बिल्कुल। आपका जो फील्ड है, इसकी कल्पना भी एक लड़की जब करती है तो उसके सामने सैकड़ों सवाल आते हैं, आपके सामने भी आए होंगे। बिल्कुल। तो उस संकोच को, उस भय को दूर कर परिवार में, समाज के सामने अपने मनोभाव को रखना कि ये मेरा फील्ड है और मैं ये कर सकती हूँ, ये आपने कैसे किया? और आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी उन बहनों को, उन बेटियों से क्या कहना चाहेंगे कि यदि उनके दिल में भी कोई ऐसी इच्छा है, वो कुछ ऐसा फील्ड चुनना चाहती हैं जिनके लिए परिवारजन सहमति नहीं देते, वो उन्हें कैसे मनाएं, क्या कहें? सुनीता जी, आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में सबसे बड़ा निर्णय होता है कि हमारा लक्ष्य, जो लक्ष्य होता है, जब हम तो खुद डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना है क्योंकि हम बेटियां हैं, और जब हम डिसाइड कर लेते हैं तो फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें अहम जो रोल होता है वो फैमिली का होता है। लेकिन कई बार होती है कि हम जैसे 5 फैमिली है, जैसे मम्मी है, भाई है, बहन है या फिर आसपास, वो कहीं ना कहीं आड़े में हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। ये जो पीछे खींचने का जो रीज़न है वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, इस थॉट को मैंने अपनाया कि अगर आपको कोई पीछे खींच रहा है तो भगवान ने हमें 2 पैर दिए। मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ कि मम्मी जब हमें पैदा करती हैं तो वो हमारे बचपन में जो मालिश होती है, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो चाहे बॉयज़ के लिए हो, दोनों के लिए एक ही जैसे रूल्स होते हैं कि उनको मालिश किया जाता है। तो मालिश में एक फंडा होता है कि सिर्फ बॉडी का मसाज होता है, लेकिन मेरा उस फंडे में एक टॉपिक आता है कि आपका 2 पैर इतना मजबूत है ना कि आगे वाला अगर एक पैर खींच रहा ना तो एक पैर इतनी मजबूती से रखो कि जो 4 खींच रहे हैं उनको भी वो झटका लगे। तो ये मेरा मानना है और मैंने वही रूल अपनाया अपने लाइफ में। क्या होता है, लक्ष्य तो मेरा बड़ा था। जब मैंने देखा सपने तो उसके लिए कई सारी बातें आई कि मम्मी बोली ऐसे कैसे जाएगी, बाहर कैसे जाएगी, बस्तर कैसा क्षेत्र है, फील्ड कैसा है, तो ये चीज़ें थी। लेकिन मेरे अंदर जो एक अहम भूमिका थी बच्चियों को लेके, क्योंकि मैं बेटियों पे काम करती हूँ और स्पेशली आज का जो मुद्दा है, मेरा जो मिशन है, बेटी नहीं किसी से कम बेटी को मिलेगा देश में दम। तो ये जो मेरा मिशन है, मैं इसी मुद्दे पे काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक बेटी हर एक फील्ड में आगे बढ़े। आज हमारा विकासशील भारत है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आपको पता होगा कि सियाचिन के ग्लेशियर में भी आज हमारी बेटियाँ खड़ी हैं। तो उस ग्लेशियर में उस माइनस टेम्परेचर की डिग्री पे जहाँ हड्डियाँ गलती है उस टेम्परेचर में भी काम कर रही हैं। इवन आज हमारे बस्तर के लोकल जो आरडी के जो पुलिस विभाग के कुछ टीम है जिसमें महिलाएं आज गश्त पे मतलब नक्सलियों को ढेर कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि महिलाओं पे कितना बड़ा जवाबदारी सौंपा गया है और परफेक्टली निभा रही हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेंटली और फिजिकली रूप से परफेक्ट होना चाहिए। हमें हर एक काम करने की स्किल तो आनी चाहिए कि हम किसी मोड़ पे रुकने का मौका किसी का सहारा नहीं होना चाहिए, हमसे खुद से डेवलप करना चाहिए। तो ये मेरा मानना है और हर एक बेटी से मैं ये कहना चाहूँगी कि लक्ष्य बड़ा देखिए,
लक्ष्य छोटा या बड़ा हो लेकिन मेहनत बराबर कीजिए, क्योंकि मेहनत और लगन और साथ में विश्वास, जो फैमिली का विश्वास बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि बाहर वाले तो बाद में सपोर्ट करते हैं, सबसे पहले घर वाले सपोर्ट करना चाहिए। और जब घर वाले सपोर्ट करते हैं तो आपका जो रीढ़ का हड्डी है वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाता है और आपके दोनों पैर भी मजबूत हो जाते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य के करीब आ जाते हैं। तो फिजिकली रूप से हमें परफेक्ट होना चाहिए कि 4 कभी भीड़ पे हम जाते हैं, देखते हैं अक्सर कई घटनाएं घटती है, अगर हम मौका ना दें तो ऐसा चीज़ें ना हो कि हम सक्षम रूप से, एक बाउंसर कहते हैं ना, आपने सुना होगा बाउंसर होता है, तो हम खुद में एक बाउंसर हैं, हम एक लीडर हैं, हम स्त्रियां नहीं हैं, हम एक लीडर हैं जो हम लीड कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है सभी बेटियों से, बहनों से, कि जो भी आप करती हैं अपनी आत्मनिर्भरता खुद से बनाइए कि आप एक परफेक्ट हैं और परफेक्टली कर सकती हैं, क्योंकि वो सोच आपके अंदर खुद में लाना पड़ेगा। अनुपा जी, अब त्योहारों की तरफ आते हैं, क्योंकि अब त्योहारों का समय आ चुका है। त्योहारों की तैयारियों के लिए वर्किंग वुमेन्स की क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मुझे जो लगता है कि वर्किंग वुमेन के पास समय थोड़ा सा कम होता है जी। तो समय का प्रबंधन हम ऐसा करें कि सुबह के समय में कुछ काम अपने बांट लें, शाम के समय हम कुछ काम बांट लें, और रही बात सैटरडे मिलता है हाफ डे या संडे पूरा डे मिलता है, तो समय प्रबंधन ऐसा किया जाए कि हम 15 दिन पहले से तैयारी चालू कर लें। लास्ट में लास्ट आवर का रश ना रखें कि लास्ट, जैसे त्यौहार है अभी दिवाली के पहले मैं धनतेरस से काम चालू करूंगी, ऐसा ना सोचे। 15 दिन पहले से एक टाइम टेबल बना ले कि मुझे इतने दिन घर की सफाई करनी है, इतने दिन किचन की सफाई है, इतने दिन अपने पकवान बनाऊंगी और इतने दिन मुझे मेहमानों को समय देना है। तो इससे क्या होगा कि पूर्ण रूप से आप पूरे काम आसानी से कर पाएंगे। और जहाँ तक कोशिश करिए कि घर में यदि आप समय प्रबंधन को फॉलो कर पाए, ऐसा ना हो कि सिर्फ टाइम टेबल बना के रख ले, आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। हो सकता है फर्स्ट डे थोड़ा सा 1-8 घंटा आप चूक जाएं या 2 घंटा चूक जाए, दूसरे दिन फिर करें। धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाएगी, 15 दिन में पूरे काम आपके खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आई थिंक ये जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी ये बात लागू होती है, क्योंकि कोई भी घर में रहने वाला पर्सन भी कंटिन्यू काम तो नहीं कर सकता, तो उसके लिए भी ये बहुत आसानी होगा कि बांट दिया जाए, समय को इस चक्र में बांटा जाए कि रोज हम कुछ आवर्स के लिए करें, कंटिन्यू हम कोई काम नहीं कर सकते। आप यदि घर की सफाई निरंतर 24 घंटे करें तो भी ठीक नहीं होगा, तो इसलिए धीरे धीरे ही सही वो कुछ दिनों का समय लें कि 4 दिन मुझे घर की सफाई में, 4 दिन मुझे कुछ और काम में, 4 दिन मुझे पकवान बनाने हैं, तो 4 दिन मुझे आराम करना है। मतलब सभी चीजों प्लानिंग के साथ यदि हम अपना रूटीन बनाते हैं, हाँ। तो जब त्योहार का समय आता है हम महिलाएं लग जाती हैं कामों में, ऐसे में त्योहार के आते आते हमारा स्वास्थ्य ही खुद ठीक नहीं रहता। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं से, उन परिवारजनों से कि त्योहारों की तैयारी में महिला का भी भरपूर साथ दिया जाना चाहिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे? और देखिए, हम तो एक रूल्स बना रखे हैं घर पे कि बेटी और बेटा कोई नहीं होगा, सबको एक जैसा काम करना है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि पुरुष के लिए। पर पुरुष क्या करते हैं, 2-4 काम करके अरे मैं तो थक गया। तो ये जो शेड्यूल है, आप थक गए तो उतना ही आप हमें भी अहमियत दीजिए कि हम भी थकते हैं, बट हम सो नहीं कर पाते हैं। तो हमारे घर का रूटीन में है कि सबका काम डिवाइडेड है कि भाई ये करेगा, छोटा भाई ये करेगा, मैं ये करूंगी, मम्मी ये करेंगी। तो हमने काम डिवाइड कर रखा है, इससे आपको भी थकान नहीं होगी और काम भी मैनेजमेंट हो जाएगा। अगर बाहर के काम है तो आपको ये सामान लेके आना, तो वो भाई कर रहा है। अगर घर के मार्केट का सामान है तो मैं जा रही हूँ, तो मैंने कर लिया है। घर के कुछ पकवान के सामान है तो मम्मी का हेल्प अपन तीनों सब मिलके करेंगे, क्योंकि हम तो 4 ही हैं। जो बड़ी फैमिली होती है तो उसके लिए तो और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या है, आपके स्वास्थ्य पे स्पेशली क्या होता है, जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम क्या करते हैं, हम लीन हो जाते हैं, काम में लग जाते हैं, और उस काम की वजह से हमने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। और मेन इन टाइम पे ऐसा होता है कि हम बिल्कुल बीमार पड़ जाते हैं, और उस बीमारी का वजह क्या होता है हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि वो स्पेशली आपने अपने शरीर को आराम नहीं दिया। तो इस आराम के लिए हम क्या करते हैं, काम डिवाइड कर लेते हैं कि अपना अपना काम बांट लिया और वो परफेक्टली करना है ताकि आपके स्वास्थ्य पे कुछ भी ना हो। तो ये मेन मुद्दा है कि स्वास्थ्य को लेके निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य कभी भी कुछ भी कर सकता है, और एक वायरल हुआ तो सबको वायरल ही है। तो वही छोटा सा उपदेश है कि कहते हैं कि काम अगर बांट के करें तो जल्दी भी हो जाएगा और अच्छा होगा। जब हम समय प्रबंधन करते भी हैं या काम का बंटवारा करते हैं, तो बंटवारे में ये बात का ध्यान रखा जाए कि किसको कौन सा काम पसंद है। जब पसंद का काम किसी को दिया जाता है, जैसे मुझे यदि मार्केटिंग पसंद है तो मुझे वो काम दे दिया जाए तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी, बखूबी बहुत अच्छे तरीके से करूंगी। या मुझे हो सकता है मेरे भाई या बहन को किचन की सफाई दे दी जाए, वो बहुत अच्छे से कर ले। तो सबको अपने अपने
काम इस प्रकार से बांटे जाए कि उनको भी खुशी हो और काम भी होता रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अनुभा जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी, जब त्यौहार आने लगते हैं तो हम महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो होती है पकवान के बनाने की। अब ये हम अमूमन देखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि महिलाएं कामकाजी हो गई हैं या गृहिणी भी हैं तो भी उनके सर पे इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो हम परंपरागत जो हमारे पकवान हैं उन्हें हम बना नहीं पाते और कहीं ना कहीं हम रेडी टू ईट फूड की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चों में संस्कारों का अभाव है, उसका भी एक कारण हो जाता है। उन्हें हमारे परंपरागत पकवानों के बारे में मालूम नहीं है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये उचित नहीं होता। तो इसके प्रबंधन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि फैमिली को हेल्दी रखना सबसे महत्वपूर्ण मोटो हमारा होना चाहिए। देखिए, मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम यदि चाहें तो 50 आइटम हमको मिल जाए, शायद 200 भी आइटम होंगे, पर जैसे आपने कहा हमारे बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। यदि मैं मुरकू बनाती हूँ या खुरमी बनाती हूँ तो भले क्वांटिटी कम कर दूँ, हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बना पाऊँ, 2 किलो 5 किलो ना बना पाऊँ, 1 पाव तो मैं बना सकती हूँ ना। तो उससे क्या होगा, फैमिली उस चीज़ को जो खाते हुए जो एंजॉय करेगा वो शायद उसकी जो खुशी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। और जहाँ हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, हो सकता है 2 दिन पुराना होगा, 3 दिन पुराना होगा, हमारे बच्चे खा के उससे सिर्फ बीमार ही पड़ेंगे, कुछ दिन बाद पेट खराब होगा। आप ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ ना बनाएं या ज़्यादा वैरायटी ना बनाएं, पर बच्चे जब जानते हैं कि हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं वो हमारी पसंदीदा या कुछ चीज़ें जो हमारी दादी कभी हमको बना के खिलाती थी या किसी नानी के घर से आता था उसको बना के खिला रही है, तो बच्चों में भी चाव होता है और वो भी सोचते हैं कि हम कुछ तो सीख रहे हैं, दरअसल बचपन में हमारे साथ भी ये होता था कि हम त्योहार का इंतजार त्योहार के लिए नहीं पकवान के लिए करते थे कि दीपावली आ रही है तो अब हमें गुजिया खाने को मिलेगा। तो मेरे घर में मेरी मम्मा जो है वो उड़िया जितनी मिठाइयाँ हैं वो सभी बनाती हैं, मतलब हम लोग मंडा बनाते हैं, काकरा बनाते हैं, खोजा बनाते हैं। मैं बना रही हूँ तो मेरे बाद वाली भी पीढ़ी वो बना पाएगी, तो मेरी मम्मा ने ही यदि छोड़ दिया होता तो वो मुझ तक कैसे पहुंचता। तो इसके लिए सही में सैक्रिफाइस करना पड़ता है महिलाओं को। एक्चुअली ये त्याग ही है कि उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समय भी देना पड़ेगा, पर इससे आपके परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आपका परिवार जो खुशी अनुभव करेगा वो उस रेडी टू ईट फूड में नहीं होगा। नैना जी, अब इसी से ही संबंधित एक और प्रश्न है। हमने अभी पकवान के विषय में बात की, त्योहारों में त्योहार मनाने में भी हम इतने लीन हो जाते हैं कि कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का भी रूप ले लेती हैं। दीपावली पर्व के दौरान भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, बच्चों को फटाकों से दूर रखना चाहिए और हमें उन्हें छोटे फटाके देने चाहिए। तो आप हमारे आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि दीपावली में वो किस प्रकार की सावधानी बरतें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सामने ही पर्व है हमारा। जो दिवाली में हम यूज़ करते हैं पटाखे, एक्चुअल में मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब पे आ जाता है, तो मैं बिल्कुल पटाखे यूज़ नहीं करती, इवन बचपन से नहीं करती, तो शायद वो माइंड सेटअप है। और जो यूज़ करते हैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए किसी घर को मत उजाड़ें। क्या होता है ना, एक हाल ही में घटना हुआ था, गणेश विसर्जन के दिन में पटाखे जला दिया, रैली निकली हुई थी, पटाखे जला और वो एक चिंगारी उड़ के स्किन पे आया और वो अभी तक उसके रैसेस बन गए। आप नहीं समझेंगे कि आपकी एक छोटी सी खुशी के कारण किसी का मतलब नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान कितने लंबे समय तक वो झेल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि अगर पटाखे जलाते भी हैं तो भी केयरफुली जलाइए, सावधानी से जलाइए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको पटाखे ना दे के सिरसिरी जो आती है, अनारदाना है ना, वो सब दे सकते हैं आप। और बच्चों को जो कपड़े होते हैं, क्लोथिंग होती है, स्पेशली जो वेयर हम पहनते हैं, नेट वाला ना पहनाइए, कॉटन का पहनाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। कि कभी चिंगारी अगर आ भी जाए तो वो कॉटन क्या है, सोख लेती है, लेकिन टेरिकॉट क्या होता है कि वो अटैक करता है, वो जल्दी जल्दी से करता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। और बिजली का तार हो आसपास में, कहीं हमने पटाखे तो जला दिया, पता चला बिजली के तार में गई और घर ही जल गया। तो ये चीज़ों का छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसको बिल्कुल सावधानी से हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेन मुद्दा क्या होता है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी का नुकसान ना करें, सबसे बड़ा बात ये है। अब मैं घरेलू महिलाओं के बारे में आपका विचार जानना चाहूँगी कि वो घर पे रहती हैं, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होती हैं कि हम बाहर जाकर काम नहीं कर पा रही तो शायद हम सशक्त नहीं हैं, तो उन्हें आप किस प्रकार से प्रेरित करेंगे कि एक महिला घर पर भी रहकर सशक्त हो सकती है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि महिलाओं में एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ जाती है। उनको लगता है कि एक कामकाजी महिला हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है या बाहर बहुत कॉन्फिडेंटली जा रही हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता।
आप यदि बाहर के परिवेश में हम जैसे जाते हैं तो थोड़े, ये सही बात है, हमारे लिए बहुत कंफर्ट है, पर जो घरेलू महिलाएं हैं बकाया मार्केटिंग करने जाती हैं, लोगों से बातें करती हैं, मुझे ये फील होता है कि वो भी दुनिया को हमसे बेहतर समझती हैं। वो शायद वो मार्केट जाती हैं या और कुछ दूसरी जगह बच्चों के स्कूल्स जाती हैं, तो इस टाइप से वो दुनिया से तो हमेशा मेल मिलाप होता ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो दिन भर घर में ही है, यदि हैं भी तो उनको बाहर निकलना चाहिए ताकि वो अपने परिवेश से बाहर के परिवेश को भी समझ सके। और रही बात, सिर्फ जरूरी नहीं है कि कामकाजी महिलाएं ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं या सशक्त हैं। जो घरेलू महिलाएं हैं उनमें भी उनके कारण कितनी चीजें हो पा रही हैं। वो अपने बच्चों को प्रमोट कर रही हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। तो वो कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। और वो एक सशक्त नारी की ही परिभाषा है। यदि वो अच्छा खाना अपने बच्चों को बना के ना दे, अपने पति को बना के ना दे, सास ससुर को बना के ना दे, तो एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार कैसे निर्माण कैसे? और परिवार ही नहीं बना तो समाज तो बहुत दूर की बात है। तो किसी में वो पीछे नहीं है, वो अपने हिसाब से बहुत बड़ा काम कर रही है। समय कम है, पर फिर भी चलते चलते आपसे एक प्रश्न का उत्तर चाहूंगी कि आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया, उस लक्ष्य को प्राप्त किया, प्राप्ति कर विजय भी हुई, इन सब में समाज में पुरुषों का नजरिया महिलाओं के प्रति कितना बदला या आपके प्रति कितना बदला, आप क्या महसूस करते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन। एक्चुअल में काफ़ी सारे इंटरव्यू होते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में देती हूँ। ये वाली जो सेंटेंस है वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। जब स्टार्टिंग में जब अपने लक्ष्य की तरफ गई थी तो कई पुरुष जो होते थे, जस्ट लाइक मैं अपने भाई से ही शुरू करूंगी, ये कैसे कपड़े पहन लिया, इतने रात की कहाँ जा रही है, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क था वो हमें अंदर से हर्ट करता है। लेकिन आज का जो समय, हाँ, मतलब मैं समाज से ही भी जोड़ रही हूँ और राष्ट्र से भी जोड़ रही हूँ। आज मैं किसी भी स्टेट में भी फ्रैंक जाती हूँ तो कोई ये नहीं कहता कि तुम कैसे जाओगी। और आज तक शायद मेरे भैया या मेरे भाई ने कभी मुझे बस स्टॉप छोड़ना या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट छोड़ना कभी नहीं, कि मुझे लेने आना कभी नहीं। अगर रात के 2 बजे भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं हर एक चीज़ों से लड़ने के लिए सक्षम हूँ। शायद ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रहना चाहिए, आना चाहिए, ताकि हर एक महिला में वो कॉन्फिडेंस रहे। लक्ष्य तो छोटा या बड़ा होगा, ये डिसाइडेड है, लेकिन जब तक आप बाहर की दुनिया में नहीं आएंगे, पुरुष के मुकाबले हमारे घर में ही पुरुष होते हैं, स्पेशली हमारे पिताजी होते हैं, भाई होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा आत्मविश्वास ही हमारा एक आईना है समाज के लिए कि हम कितने सशक्त। बिल्कुल। कार्यक्रम हम ये ना सोचे कि हम किसी से पीछे हैं। बिल्कुल बराबरी का रोल है दोनों का। यदि 2 पाए आपके ठीक नहीं है या एक चक्का आपका 2 व्हीलर का ठीक नहीं है तो दूसरा चक्का भी काम नहीं कर पाएगा ना। तो दोनों ही पाए आपके काम कर रहे हैं, तभी जाके आप चल पाए। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। सबसे पहले नैना जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से यदि कोई कहना चाहे, कोई संदेश है तो आप कहेंगे। स्पेशली मैं बस्तर से हूँ तो मैं बस्तर का, आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में एक बस्तर का चित्र लगा हुआ है जिसमें सशक्त महिलाओं का ज़्यादा चित्र है। तो मैं मानती हूँ कि हर एक बेटी, हर एक बहन को इतना सक्षम होना चाहिए फिजिकली और मेंटली। क्या होता है कि हम मेंटली कभी कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकली बीमार हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेंटली हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर मानसिक रूप से अगर हम सशक्त हैं तो शायद हर एक कार्य हम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बेटी नहीं है किसी से कम। वाकई में हमारी जो बेटियां हैं इसमें देश को दम मिलता है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति से लेके आज हम नीचे लेवल तक देखेंगे तो आज हमें खुद ही एक गर्व होता है कि हम बेटियां हैं। तो सशक्ति का है। मेरा तो मानना है हमारा आत्मविश्वास ही हमको इस दुनिया में खड़े करा है। और हर महिला को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमेशा अपने आप को बढ़ावा देना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप छोटा सा भी काम करें, अपने आत्मविश्वास और अपने स्वाभिमान से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। वो काम जरूर करिए जो आपका दिल चाहता है और आपके लाइफ में वो रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। और जब आपके परिवार आपका सपोर्ट करेगा, हो सकता है सपोर्ट आपको थोड़ा धीरे से मिले, पर धीरे से आपका परिवार भी समझ जाएगा। जब आपका परिवार सपोर्ट करेगा, धीरे धीरे समाज में भी आपको बिल्कुल माना जाएगा। आप बहुत कुछ कर पाएंगी। पहले अपने पर विश्वास करें, आगे बढ़ें। बहुत बेहतरीन विचार आप दोनों के। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बहनें भी, उनके मन में जो भी प्रश्न रहे होंगे उनका निराकरण हो गया होगा। तो आप दोनों अतिथियों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे इस विषय पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।